आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। 1971 से लेके बांग्लादेश के ऊपर मिलिट्री रूल भी रहा है और वहाँ पर सिविलियन हुक्मरानी भी रही है। तकरीबन 15 साल वहाँ पर मिलिट्री रूल भी रहा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन रही है कि बांग्लादेश का ज़्यादा फोकस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने, इसको बढ़ाने पे लगा है, इसको स्ट्रेंथन करने पे लगा रहा है इतने अरसे में। मिलिट्री सोल्यूशंस से ज़्यादा बांग्लादेश डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस पर रिलाय करता रहा है। कुछ साल पहले तक भी बांग्लादेश का जो मिलिट्री बजट था ये आइडियल नहीं था, जितना कि होना चाहिए था उतना नहीं था, लेकिन अब उसमें ग्रेजुअली एक इंक्रीज नज़र आती है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस हमेशा रहा है बांग्लादेश का, जो कि फिर उसकी लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन वाले उसूलों से जाहिर भी होता है कि हमें सबसे प्यार है। लेकिन मैं हमेशा से ये समझता रहा हूँ और ब्रॉडर व्यू में मैं ये बात करता भी रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी जो है ना ये ज़्यादा काम की नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये जो स्ट्रेटजी है ना ये रियलिस्टिक नहीं, आइडियलिस्टिक स्ट्रेटजी है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में कोई झगड़ा फसाद ना हो, आइडियलिज्म है। मैं चाहता हूँ कि सब प्यार मोहब्बत से रहें, सबको तालीम मिले, सबको रोज़गार मिले, कोई भूखा ना सोए, हर एक को इंसाफ मिले, हर जगह बस प्यार ही प्यार हो। दिस इज़ आइडियलिज्म। लेकिन दुनिया में प्यार भी है तो लड़ाई भी है। दुनिया में मदर टेरेसा, अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग भी पैदा हुए हैं तो नथू राम गोडसे और मोदी साहब जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है तो कुछ के पास बहुत कम है। कुछ को खाना मिल जाता है, कुछ भूखे ही सो जाते हैं। दिस इज़ रियलिज्म। रियलिज्म और आइडियलिज्म में फ़र्क है। बांग्लादेश की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है यह आइडियलिस्ट ख्यालात वाले लीडर या ग्रुप की जानिब से बनाई गई है। रियलिज्म पे बिलीव करने वालों की जानिब से नहीं बनाई गई, आइडियलिज्म पे बिलीव करने वालों की जानिब से बनाई गई है। लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन इटसेल्फ इज द आइडियलिस्टिक सेंटेंस। ये रियलिज्म वाला नहीं है। हर इशू का सोल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेसी को देखा जाता है। कुछ साल से अलबत्ता ज़रा सा टिल्ट आपको नज़र आना शुरू हुआ है टुवार्ड्स रियलिज्म। लेकिन अहम बात यह है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में पिछले कुछ अरसे से दुनिया भर में एक तब्दीली नज़र आ रही है। दुनिया तब्दील हो रही है, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड भी तब्दील हो रही है। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को मिलिट्री डिप्लोमेसी रिप्लेस करने लगी है। ये दो सबसे अहम तरीन पिलर्स होते हैं डिप्लोमेसी के। एक तो ट्रेडिशनल सिविलियन जो डिप्लोमेसी करते हैं वो होती है, एक होती है मिलिट्री डिप्लोमेसी। एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया चेंज हो रही है। मिलिट्री डिप्लोमेसी ज़्यादा अहमियत अख्तियार करती जा रही है, लेकिन वो जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी रही है वो एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता तहलील होती जा रही है, दुनिया से गायब होती जा रही है या रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता का रूल है, वहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कोई तस्वर नहीं है। ऑलमोस्ट 2 साल से वहाँ पर मिलिट्री डिप्लोमेसी ही है। फिर आप देखें ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा फाल जो रोल, एक्टिव रोल जो नज़र आता है, एक तो आपको उनके फॉरेन मिनिस्टर और ये सारे नज़र आते हैं, लेकिन जो असल जो ड्राइविंग फोर्स है ना वहाँ की फॉरेन पॉलिसी की, वो वहाँ के पासदारान इनकलाब है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। वो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर के अंडर में आते हैं, वो सबसे मेन पिलर है इनकी फॉरेन पॉलिसी का। पाकिस्तान देख लें आप, ये एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस जो है वो मिलिट्री वहाँ की बना रही होती है। चाइना के अंदर आप देखें सिविल और मिलिट्री फ्यूजन है, एक ही सेटअप है, इनका सदर ही इनकी आर्मी का चीफ होता है, तो वहाँ पर मिलिट्री डिप्लोमेसी का आपको बड़ा रोल नज़र आता है। इंडिया और अमेरिका की पॉलिसीज़ जो वो बना रहे होते हैं उसमें मिलिट्री का सबसे बड़ा इनपुट लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया आप देखें ऑक्स और क्वाड में शामिल हैं, दोनों मिलिट्री अलायंसेज हैं। दोनों अलायंसेज उनकी फॉरेन रिलेशंस के आजकल अहम तरीन सब्जेक्ट्स बने हुए हैं। रूस आप देखें, हमेशा से रूस को एक हार्ड पावर के तौर पर देखा गया है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी उनकी ज़्यादा आपको नज़र नहीं आती। सीरिया से लेकर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक के जो भी उनके मामलात हैं वो ज़्यादातर उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए तय किए जाते हैं। पिछले काफ़ी अरसे से डिफेंस का जो रशिया का सेक्टर है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का अहम तरीन इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसके तौर पर यूज़ किया जाता रहा है। इंडिया, आप इंडिया देख लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, इंडिया भी उसी रास्ते का मुसाफिर है। हालांकि इनके पास कुछ ज़्यादा ऑफर करने को नहीं है मिलिट्री के हवालों से। आप देखें ना इनके पास ईरान की तरह और रशिया की तरह इनकी मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है, ना इनकी सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में प्रेजेंस है पाकिस्तान की तरह। लेकिन फिर भी हाल ही में अगर आप देखें ना, ये आपको क्वाड में नज़र आते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी इनकी क्वाड के मुल्कों के साथ बड़ी एक्टिव है।
फिर आप देखें कि इनकी फोर्सेस जो हैं नेवी इनकी, वो वियतनाम के साथ बेसिस लेने के लिए मिलिट्री डिप्लोमेसी आपको वहाँ नज़र आती है। फिलिपाइन में आप देखें कि इनकी आर्मी ब्रह्मोस बेचने के लिए ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है, आर्मी वाली डिप्लोमेसी कर रहे हैं वहाँ पे। मलेशिया के साथ इनकी जो हुकूमत है उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर अपने तेजस जहाज़ भेजने के लिए ज़्यादा बेहतर रिलेशंस बनाते हुए नज़र आती है, उसकी कोशिश करते हुए नज़र आती है। इजराइल ने अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर हमेशा से यूज़ किया है, आज भी यूज़ कर रहा है। तो ग्रेजुअली दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया में मिलिट्री डिप्लोमेसी का रोल बढ़ रहा है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जो ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेसी होती है ना, जो डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि दुनिया में फड्डे बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी उसको हल नहीं कर पा रही, तो मिलिट्री डिप्लोमेसी उसकी जगह लेती जा रही है। इधर आप देखें अगर बांग्लादेश में यहाँ की मिलिट्री अगर आप देखें ना, तो रिसेंटली इट्स अंडर द शेडो ऑफ सिविलियन डिप्लोमेसी। यहाँ पर है ज़रूर मिलिट्री डिप्लोमेसी, लेकिन उसके ऊपर आपको नज़र आता है हमेशा कि ये जो है सिविलियन डिप्लोमेसी के नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की मिलिट्री मुल्क के अंदर हमेशा से शुरू से लेके एक पावरफुल प्लेयर रही है। 1971 से लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, 15 साल तकरीबन मिलिट्री की हुकूमत रही है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जब दुनिया मिलिट्री डिप्लोमेसी का रोल दुनिया के अंदर बढ़ रहा है ना, बांग्लादेश में एज ऑफ नाउ मिलिट्री डिप्लोमेसी आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती। आपको लगता है हर जगह एक अब्दुल मोमिन और शेख हसीना है, आपको यही लग रहा होगा बज़ाहिर, लेकिन लेट मी टेल यू, जो दिख रहा है वैसा है नहीं। बांग्लादेश के अंदर भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर मिलिट्री डिप्लोमेसी ही असल में सिविलियन डिप्लोमेसी के पीछे उसको ड्राइव कर रही है, वही चला रहे हैं मिलिट्री वाले। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश चाइना रिलेशंस, इसका सबसे बड़ा प्लेयर असल में बांग्लादेश की मिलिट्री है। नाउ लेट मी प्रूव दिस। शेख हसीना की पार्टी को उनके क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि ये इंडिया की बी टीम है, यही कहते हैं ना उनके क्रिटिक्स कि ये तो पूरी तरह से प्रो इंडिया है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि डिफेंस के शोबे में इंडिया आपको बांग्लादेश में नज़र नहीं आता? बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। क्या वजह है? कुछ भी नहीं लेता। बल्कि आप देखेंगे इंडिया इनको अपना असला क्रेडिट पे, उधार पे बेचने के लिए भी तैयार होता है, उनको क्रेडिट लाइंस दे रहा होता है, लेकिन 5-5, 10-10 साल से वो क्रेडिट लाइंस ऐसे ही पड़ी हुई होती हैं। बांग्लादेश की फ़ौज कुछ ज़्यादा वहाँ से परचेजिंग नहीं कर रही होती। क्यों? अगर अवामी लीग की ही सरकार है और अवामी लीग है भी प्रो इंडिया, तो फिर मिलिट्री के अंदर चाइना ही चाइना क्यों है? क्यों चाइना फेवरेट है इंडिया से ज़्यादा? बल्कि इंडिया का तो बहुत ही कम रोल है वहाँ पर। इसकी वजह क्या है? द आंसर इज मिलिट्री डिप्लोमेसी। मिलिट्री की अपनी अलग सोच होती है, हमेशा चीज़ों को मिलिट्री वाले अलग से देखते हैं, उसका नज़रिया अलग होता है उनको चीज़ों को देखने का। तो बज़ाहिर आपको शांत नज़र आने वाली बांग्लादेश मिलिट्री भी असल में क्वाइटली कुछ मुद्दों पे एक्टिव है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन रिलेशंस, और उनकी भी एक सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है फॉरेन रिलेशंस में। उनकी भी कुछ रेड लाइंस हैं, उनकी भी कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं, जहां पर सिविलियंस ये सोचकर इंटरफेरेंस नहीं कर रहे होते कि अच्छा है वी कैन मैनेज यूएस एंड इंडिया आल्सो यूजिंग अवर मिलिट्री टाइज विद चाइना। तो वो इसको भी, वो जो सिविलियंस है वो इसको एज इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो सही है, हम मैनेज कर लेंगे इसको, चाइना को और इनको कर लेंगे, वो इसको एज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ग्लोबली मिलिट्री का बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक रोल देखकर यह सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अभी तक बांग्लादेश की मिलिट्री सवाए 1-2 बड़े मुल्कों के लाइक चाइना और अमेरिका, इनके सवाए बाकी सारे जो मुल्क हैं इन्होंने सिविलियंस पे छोड़े हुए हैं। लेकिन रीजन में बढ़ते हुए मिलिट्री चैलेंजेस और फेल होती हुई सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सिविलियन डिप्लोमेसी के चलते बांग्लादेश की फौज का रोल भी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस में आने वाले दिनों में ज़्यादा बांग्लादेश की मिलिट्री की नीड पड़ेगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि सिविलियंस जो है ना, they will be forced to give them much bigger role than what they are doing right now in the foreign affairs। वो कम है अभी इस वक्त, तो 1-2 मुल्कों के अलावा बाकी जगहों पे नहीं है। लेकिन जिस तरफ दुनिया जा रही है ना, ये मजबूर हो जाएंगे इनको ज़्यादा बड़ा रोल देने के लिए ड्यू टू चेंजिंग रीजनल सर्कमस्टेंसेज, क्योंकि अब मिलिट्री अलाइंसेस पर ही डिप्लोमेसी होने लगी है। क्वाड मिलिट्री अलाइंस है बेसिकली, इस पर डिप्लोमेसी हो रही है। ऑक्स मिलिट्री अलायंस है, इस पर डिप्लोमेसी हो रही है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी असल में पीछे मिलिट्री है अमेरिका की, इस पर डिप्लोमेसी हो रही है। तो आगे चल के जो मिलिट्री है बांग्लादेश की, उसका रोल बढ़ने जा रहा है मेरे हिसाब से। बल्कि ये जो गवर्नमेंट है ये मजबूर हो जाएंगे कि इनको आगे करने के लिए। जब पूरे रीजन के अंदर मिलिट्री डिप्लोमेसी तेज हो रही है ना, तो बांग्लादेश भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अपने रिलेशंस को अब ट्रेड इकोनॉमी से ज़्यादा डिफेंस के प्रिज्म से देखेगा। ये उसकी मजबूरी बन जाएगी आने वाले दिनों में। जैसे जैसे यूएस चाइना कोल्ड वार तेज़ होगी, वैसे वैसे यहाँ पर भी
मिलिट्री का रोल कुछ बढ़ेगा पहले के मुकाबले में। और वो जो मैं बात हमेशा करता रहता हूँ कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इनके अंदर जो कुछ भी होगा ना आइंदा अगले 5-10 साल में, ये इन मुल्कों की अपनी लोकल पॉलिटिक्स से ज़्यादा रीजन के जो हालात हैं वो तय करेंगे कि इसके अंदर क्या होगा, इन मुल्कों के अंदर क्या होगा, किस तरह की सरकारें होंगी, किस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, ये रीजन तय करेगा। इस रीजन के वाक़यात और हालात और ये जो कोल्ड वार है ना, अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार, ये डिसाइड करेंगे कि इनके अंदर क्या होगा। अपने मुल्क की जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इस चीज़ का बाहर का सबसे ज़्यादा असर होगा इन सारे मुल्कों के अंदर।